हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बैंको करियर एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हेमंत शर्मा। आज का जो टॉपिक है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, चाल और दूरी। इसके बेसिक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये बेसिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स आप पढ़ेंगे इसके बाद, वो होंगे ट्रेन, उसके बाद हम पढ़ेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव व धारा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। उसके बाद हम पढ़ेंगे गेम्स एंड रेसेस। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इसी फंडामेंटल से जुड़े हुए हैं, समय दूरी चाल के फंडामेंटल से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमें समय दूरी चाल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको इसका फॉर्मूला नहीं आता है। आपको इसका फॉर्मूला आता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणा समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। ये फॉर्मूला आपको आता है, पर इसका प्रॉपर यूज़ कैसे करना है ये सीखना है हमें इस टॉपिक में, वो भी एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स आपको मिलने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखते रहिए। आपको बहुत कुछ नई चीज़ मिलने वाली है। चलिए चलते हैं हम लोग पहली स्लाइड पर। देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये बेसिक फार्मूला है। लेकिन ये जो चीज़ लिखी हुई है ये आपने पढ़ी तो होगी कभी, पर ये है क्या वो मैं बता देता हूँ आपको, और इसमें आगे आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं, कैसे उसको याद रख सकते हैं, वो भी देख लीजिए। देखिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल का नोटेशन है, स्पीड का। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 0 से 2 0, और इसको काटोगे तो आप 5 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 18 आ जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे को आप 5/18 मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं। तो ये वही है। अब मैं क्या करूँगा कि इस 18 का इसमें गुणा कर दूंगा 1 में, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर बराबर, यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग 5 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। ये आप याद रख सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है कि जैसे ही आप 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं देखोगे, तो कन्वर्ट करने की बजाय आप 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड सोच सकते हो। उसकी जगह आप 18 का 3 से मल्टीप्लाई करके 54 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं देखोगे, तो 5 का 3 गुना 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी तरह 18 चौक 72, तो 5 चौके 20। इसी तरह 18 पंजे 90, तो 5 पंजे 25। मतलब कि आपको ये 18 और 5 का रिलेशन बनाना है। 18 बड़ा है, ये किलोमीटर पर आवर में आएगा हमेशा। 5 छोटा है, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा हमेशा। इसके रेशो से ही काम चलेगा। यानी कि ये 90 है 5 गुना, तो ये 5 गुना 25 होगा। मतलब डायरेक्टली आप 90 किलोमीटर प्रति घंटा को 25 मीटर पर सेकंड कह सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी सीखने लायक इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या कह रही है? अगली स्लाइड में एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अगली स्लाइड में एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क पार करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल बताइए। अब देखिए, आपके पास एक तरीका तो ये, क्या तरीका है कि आप इसको चाल में कन्वर्ट कर लो, इसकी गति कर लो। चाल बराबर होते हैं दूरी बटे समय। तो दूरी मीटर में दी है और समय किस में दिया है, मिनट में, 5 मिनट। अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 का भाग देना पड़ता है, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ था? नीचे लिखा हुआ था 5 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए आपको 60 का डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा। 60 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 600 इंटू 60, और नीचे हो जाएगा 5000। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए। फिर इसके बाद हम आगे आएंगे और ये हो जाएगा
36/5, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 7.2 किलोमीटर पर आवर हो गया। पर ये तरीका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इट टेक्स टाइम, और छोटे बच्चों का तरीका ये, और आप छोटे बच्चे हो नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ एक नया तरीका। नया तरीका क्या है कि हमने अभी जो सीखा वही करो। क्या करो कि ये 600 मीटर है। 600 मीटर ये जाता है कितना? 5 मिनट में, ये लिखा हुआ है। तो आप एक काम करो कि इसको 12 से गुणा कर दो, जिससे कि ये 60 मिनट हो जाएगा, और इसको भी 12 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 7200। तो 1 घंटे में कितने मीटर चला, उसे किलोमीटर में बदलने के लिए आप देख लो। 72, ये 1 घंटा आ गया पूरा, और ये आ गया 72। अब 72 कहाँ दिख रहा है आपको? देखो ये दिख रहा है वो 72, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए सिर्फ 1000 का डिवाइड देते हैं, यानी कि 000 का डिवाइड तो दशमलव में वैल्यू आती है और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए डिवाइड देते है ना, गुणा करते हैं। तो मतलब 0 का ही फंडा है, इसीलिए आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सिर्फ ये देखना है कि यहाँ आपने 1 घंटा बना दिया, यानी 60 मिनट बना दिए, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू विल कम। इतना सा ही आपको देखना है। तो ये बन गया 7200 मीटर, और ये बन गया 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। अब 7200 मीटर को मीटर में किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दोगे तो ये जाएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड। अगला क्वेश्चन आपको दिया है बेसिक्स के तौर पर। इसमें लिखा है कि ठहराव को छोड़कर एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठहराव को छोड़कर क्या होता है। जैसे एक स्थान है ए और ये स्थान है बी। एक बस यहां से चली 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, किससे चली? 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली यहां से, और वो 1 घंटे में यहां पहुंच गई बी तक, यानी कि उसने 54 किलोमीटर की दूरी तय कर ली बिना रुके। ठहराव को छोड़कर मतलब बिना रुके, कोई स्टॉपेज नहीं है, लगातार चलती रही। अब दूसरे दिन यही बस थी, अब इसे बीच बीच में रुकना पड़ रहा है ठहराव सहित, तो इसकी गति 45 किलोमीटर के हिसाब से हो जाती है। मतलब कि यदि ये 54 की चाल से ही चलेगी, लेकिन ये रुक रुक कर चलेगी, तो ये पूरे 1 घंटे में वहाँ नहीं पहुँच पाएगी जहाँ इसे पहुँचना था, यानी बी पर। ये 1 घंटे में यहाँ पहुँचेगी और यहाँ तक देखी जाएगी तो सिर्फ 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल काउंट की गई है, मतलब कि 45 किलोमीटर ही चल पाएगी। बाकी आगे चलने में और समय लेके वो बी तक भी पहुँच जाएगी। तो ऑन एन एवरेज उसकी जो गति आएगी ठहराव, मतलब रुक रुक कर चलने के कारण, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, जबकि चाल उसकी यही है। मतलब शुरुआत उसने 54 पे की, फिर कहीं रुक गई, फिर उसने फिर शुरुआत की, फिर धीरे धीरे चली, 54 की चाल पकड़ी, फिर कहीं रुक गई सवारी लेने के लिए। ऐसे करके 1 घंटे में रुक रुक के वो यहाँ पहुँची। तो 1 घंटे में जब वो 45 किलोमीटर पहुँची ठहराव के कारण, तब उसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा ऑन एन एवरेज ही मानी जाएगी। क्वेश्चन का कहना ये है। तो अब उसका कहना ये है कि बस यहाँ पर पहुँच चुकी है और बस को जितना भी टाइम लगा वो 1 घंटे से ज़्यादा लगा है। तो आप ये बताओ कि प्रति घंटा वो रुकी कितने मिनट, मतलब कि ऑन एन एवरेज वो इस पीरियड में कितनी देर तक रुकी, कितना रुकी, वो रुकने के कारण उसको कितनी दिक्कत हुई। तो मतलब दिक्कत का मतलब यही है कि समय कितना एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, अब 54 किलोमीटर चलना चाहिए था 1 घंटे में कायदे से बिना रुके, लेकिन रुकने के कारण 45 किलोमीटर वो चली। तो इस तरह 1 घंटे में जो रुकाव था, ठहराव था, वो 9 किलोमीटर का आया। 9 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब चाल नहीं है ये, 9 किलोमीटर प्रति घंटे रुकी। 1 घंटे में 9 किलोमीटर रुकी।
और एक्चुअली 1 घंटे में उसकी गति क्या थी, एक्चुअल गति, एक्चुअल स्पीड क्या थी, या एक्चुअल दूरी उसे कितनी तय करनी थी, 54 किलोमीटर। ये एक्चुअल आप डिस्टेंस मान सकते हैं। तो डिस्टेंस का रेशियो ले लिया कि गैप कितना आ गया, 54 में से यदि वो 9 रुकती है तो 1/6 के हिसाब से वो रुकती है दूरी। अब आप एक बात बताओ, यदि किसी की चाल सेम है तो रिलेशन किस में होता है, रिलेशन होता है चाल यदि सेम है, मतलब कि ये स्पीड को कांस्टेंट कर दो तो रिलेशन हो जाएगा डिस्टेंस और टाइम में, यानी कि डिस्टेंस बराबर टाइम, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, या जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी भी बढ़ेगी, टाइम कम दूरी कम। तो ये जो अनुपात आया है किसका, दूरी का, यही अनुपात हम कह देंगे कि यही समय का अनुपात भी होना चाहिए, यानी कि हर 6 मिनट में वो 1 मिनट रुकती है। अब इसको आवर में निकाल लो तो इतने मिनट रुकेगी, यानी कि कितना, 10 मिनट। तो 10 मिनट प्रति घंटे वो रुकी। ये तो हो गया इसका बेसिक। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए आपके सामने तो आप क्या कर सकते हो। आप डायरेक्टली एक काम कर सकते हो, S1 माइनस S2 अपॉन S1 इंटू 60 मिनट, क्योंकि ये हमने S1 माइनस S2 स्पीड तो ली है लेकिन पर आवर की ली है, इसीलिए ये डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, और डिस्टेंस के रेशियो में हम टाइम का मल्टीप्लाई करके उसे आर में कन्वर्ट कर लेंगे कि अभी एक्चुअली ये टाइम का ही रेशियो है। तो रुकावट में जो टाइम लगा वो है इतना, रुकने में लगा, प्रति घंटे रुकने में इतना टाइम लगता है। तो ये एक फॉर्मूला टाइम का काम कर जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 54 माइनस 45 अपॉन 54 इंटू 60, एंड फाइनली आवर आंसर इज 10 मिनट पर आवर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे की स्लाइड में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें भी बेसिक्स को बताया गया है। इसमें क्या लिखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं कई बार, कि एक आदमी को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलने और वापस घोड़े की सवारी करके वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। उसने दोनों तरफ घोड़े की सवारी करके 2 घंटे की बचत कर ली है, तो उसे दोनों तरफ पैदल चलने में कितना समय लगेगा। देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये पैदल चल रहा है, जा रहा है और वापस आ रहा है घोड़े पर, तो घोड़े को हमने जी मान लिया, ये पैदल का पी और घोड़े का जी। तो ये इसको लग रहा है 5 घंटे और 45 मिनट, इतना टाइम लग रहा है इसको। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा ऑब्वियसली, बस इतना करना है। उससे क्या हो जाएगा कि पैदल जाना पैदल आना, यानी कि 2 बार हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो पैदल जाना और आना यानी कि ये वैल्यू निकालनी है, और दोनों तरफ घोड़े से आने की वैल्यू हमें दी गई है, बस हो गया हमारा काम। तो 10 घंटे 90 मिनट हो गई है। हालांकि 90 मिनट लिखने का सही तरीका नहीं होता है, फिर भी हमने 90 मिनट लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि वैल्यू इससे आने वाली है। अब देखना, जब वो दोनों तरफ घोड़े से जा रहा था तो उसके 2 घंटे की बचत हो गई, मतलब कि कायदे से 5 घंटे 45 मिनट ना लगकर 3 घंटे 45 मिनट लगे होंगे, 2 घंटे की बचत हुई है। यदि वो दोनों तरफ घोड़े से जाता है तो 5 घंटे 45 मिनट ना लगकर 2 घंटे की बचत हो जाती है। तो यहाँ पर लगे हैं 3 घंटे 45 मिनट, वो आप इसमें से जाके माइनस कर दो, तो आपको दोनों तरफ पैदल चलने वाले का समय मिल जाएगा 7 घंटे 45 मिनट। बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को, बेसिक्स को समझा, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझना पड़ती है कि जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसके क्या मायने होते हैं, पर जब हम फिर बेसिक वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए चलते हैं आगे वाली स्लाइड पर।
आगे एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय में यदि चाल आपकी कांस्टेंट हो जाए, यानी कि दूरी आपकी 1 मान ली जाए 1, तो जब कांस्टेंट मतलब 1 किलोमीटर पर आवर मान लिया, तो कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ पर ये वाला साइन जो है वो इसमें बदल जाता है, यानी कि दूरी और समय का जो रिलेशन होता है वो हो जाता है कि दूरी समय के समानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्या मतलब होता है कि यदि दो दूरियां आपको दी है, पहली दूरी और दूसरी दूरी का अनुपात, तो वही सेम अनुपात टाइम का भी हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था कि जो 54 किलोमीटर में से और 45 किलोमीटर में से 1 घंटे का डिफरेंस आया, वो क्या आया था, दूरी आया, और ये भी दूरी आया 1 घंटे में, तो दूरी को ही हमने समय का अनुपात मान लिया था, 1:6 दूरी का अनुपात, तो 1:6 समय का अनुपात। ये पिछले क्वेश्चन में अभी भी माना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब चाल कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है, फिक्स होती है, तो उस समय दूरी और समय का जो अनुपात होता है वो सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। आप अनुपात से दूरी भी निकाल सकते हैं और उसी अनुपात से आप लगने वाला समय भी निकाल सकते हैं। आइए इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने को। तो पहले मैं इसे एक बेसिक मेथड से करके बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको शॉर्टकट मेथड से। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अरुण को अनिल से 2 घंटे ज़्यादा अधिक लगते हैं। तो देखो दूरी कितनी है, 30, और दूरी बटे अरुण की चाल माइनस दूरी बटे अनिल की चाल। अब इसको दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है, तो अरुण को समय ज़्यादा लग रहा है, कितने घंटे का समय लग रहा है, 2 घंटे का। तो ये एक इक्वेशन बन गई आपकी, दूरी बटे चाल, दूरी बटे अरुण की चाल, एक समय आ गया, और वो समय 2 घंटे ज़्यादा है। ज़्यादा समय में से हम अनिल का समय घटा देंगे, तो वही 30 किलोमीटर की दूरी बटे अनिल की चाल, ऐसे करके। अब क्या हुआ कि वही 30 किलोमीटर की दूरी में अरुण क्या कर देता, अपनी गति दुगनी कर देता है। तो मैंने अरुण की गति को 2 से गुणा कर दिया, तो उसे समय कम लग रहा है, मतलब कि ये समय कम है। तो अनिल तो वही है, तो उसको समय ज़्यादा लग रहा है। अब इसमें से ये घट जाएगा, कितना, 1 घंटा। 2 इक्वेशन बन गई हैं, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कर लेते हैं कि 1/AR को मान लो आप x, और 1/AN को मान लो आप y, और ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 30x माइनस 30y बराबर 2, और 30y माइनस 30, 2 से काट दो इसको, 2 से काट दो इसको, तो 15 हो जाएगा ये। तो 15x बराबर 1। अभी आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आना चाहिए, 15 30, यानी कि 2 10/2, यानी कि 5, और y ये आ जाएगा 2.5, जोड़ के 7.5। चेक करते हैं, तो 5 × 15, ठीक है। AR की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये AR की, x की वैल्यू 1 आएगी, ये 1 वैल्यूज आएंगी, सॉरी। तो मतलब कि AR आ जाएगा आपका यहाँ पर AR आ जाएगा 5 से काटेंगे 6 आएगा, और 7.5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4। आगे ना 2 का अंतर, तो बिल्कुल सही है, ये वैल्यूज बिल्कुल सही है, ठीक है। दुगना करेंगे इसका, तो 10 से काटेंगे तो 3 ही आ जाएगा,
तो अंतर आ जाएगा का, ठीक है। तो ये वैल्यूज बिल्कुल सही है, पर इट टेक्स टाइम, ये कैलकुलेशन है, ये टाइम लेता है। अब मैं आपको बताता हूँ वो तरीका जो आपको सच में सीखना है। क्या सीखना है आपने, ध्यान से देखना। हम सिर्फ अरुण की बात करते हैं। अरुण क्या कर रहा है कि पहले उसकी गति कुछ भी हो, लेकिन अब उसने अपनी गति दुगनी कर दी है, तो ये स्पीड में अंतर आ गया उसकी में। तो जाहिर सी बात है कि टाइम का क्या होगा, क्योंकि दूरी समान है, यहाँ पर दूरी फिक्स है। तो जब दूरी फिक्स होती है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जब दूरी को आप फिक्स करोगे तो ये रिलेशन बन जाएगा कुछ इस तरह का, यानी कि चाल और समय का रिलेशन 1/में होता है। 1/में मतलब इनवर्स, उल्टा। तो 2 इधर आना चाहिए और 1 इधर, या हम इसे कह सकते हैं 1/1 और 1/2। ये समय, ये टाइम का रेशो आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1/, है ना। तो फिर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, यानी कि पलट जाता है, 2 वैल्यूज में ये पलट जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात हो गई कि टाइम 2:1 हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब हुआ क्या कि टाइम में अंतर कितने का आ गया, तो टाइम में अंतर आ गया 1 यूनिट का। यहां देखो, पहले 2 घंटे अधिक लगते थे, मान लो कि ये एक फिक्स टाइम है, यहाँ से 1 घंटा और 2 घंटा ये अधिक लग रहा है, लेकिन अब 1 घंटा कम लग रहा है, तो ये फिक्स टाइम से 1 घंटा पीछे जाएंगे, तो वो आ गया यहाँ से यहाँ तक, नहीं 3 घंटे के गैप में। तो ये गैप 1 यूनिट का है और ये 3 घंटे का गैप आ गया। ये कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 2 घंटे का कंपैरिजन, यानी 6 घंटे उसको वास्तविक समय लग रहा है, एक्चुअल समय। जब उसकी एक्चुअल चाल थी उसमें एक्चुअल समय 6 घंटे लग रहा है। तो देखते हैं कि 30 किलोमीटर को यदि वो 6 घंटे के हिसाब से करेगा सॉल्व, तो उसकी स्पीड कितनी आने वाली है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आने वाली है। दैट इज योर आंसर। के अरुण की गति कितनी है, 5 किलोमीटर, और पहले भी 5 किलोमीटर आ रही थी। अब दोबारा देख लो बेटे, दोबारा देख लो, कोई इशू नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। यदि ये चीज़ आपने सीख ली है ना, तो आप काम कर सकते हो अच्छे से, और नहीं सीखी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ध्यान से देखना, स्पीड किसकी, अरुण की, क्योंकि पूछा कौन है, अरुण की गति। तो स्पीड पहले ओरिजिनल थी, ये पहले, और अब उसने कर दी है दुगनी। अब तो समय इसका उल्टा लग जाएगा, ये यानी कि पहले समय दुगना लगता था, अब समय लग रहा है। समय के बीच में कुछ अंतर आ गया है, कितने का अंतर आ गया है, डिफरेंस आ गया है, अंतर 1 यूनिट का। और वैसे कितना अंतर आया है कि पहले वो वास्तविक कोई समय था उससे 2 घंटे अधिक लेता था, अब 1 घंटे कम लेने लग गया। मतलब कि किसके, अनिल के समय से। अनिल के समय को हमने फिक्स बना दिया, क्योंकि वो तो चाल बदल नहीं रहा, तो उसका समय फिक्स है। तो उसने जंप कितने का मारा, उसने जंप मारा 3 घंटे का। तो 1 यूनिट 3 घंटे को शो कर रही है, बैक आया वो 3 घंटे, और ये भी देखो कम ओके, मतलब बैक आ रहा है, तो 3 घंटे। तो 1 यूनिट 3 घंटे है, तो इसका मतलब अब उसे यहाँ पर 3 घंटे लग रहे हैं, और पहले कितने लगते थे, 3 का दुगना, 6 घंटे उसको वास्तविक समय लग रहा था। तो अब हम समझ गए कि यदि हमारे पास दूरी है और हमारे पास वास्तविक समय है, तो हमारे पास चाल आने में क्या दिक्कत है भाई। चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसका सही चाल है, अरुण की सही चाल है। अब मान लीजिए 5 किलोमीटर इसकी चाल है, तो उसकी भी पता चल जाएगी, इसकी, अनिल की, क्योंकि 6 घंटे इसको लगते हैं तो उसे 2 घंटे कम लगते होंगे, यानी कि उसे 4 घंटे लगते होंगे। 4 घंटे के हिसाब से 7.5 किलोमीटर लो, है ना। ये यहाँ पर लिख दिया आपको, इधर देखो 30/4,
यानी कि 7.5। तो एवरीथिंग कैन बी फाइंड आउट, क्योंकि ये तीनों का रिलेशन आपस में घूमता रहता है, ये चीज़ समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अब टाइम आपका कांस्टेंट हो, जैसे कि मैंने इस टाइम को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, पेन में रेड ले लेता हूँ यहाँ से, तो टाइम को आपने 1 बना दिया, तो डिस्टेंस का और स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दे रहा है। मतलब कि वही कि डिस्टेंस यदि A/B है तो स्पीड भी A/B में ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 14 की चाल से चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक चल सकता है। मतलब कि यहाँ पर हम स्पीड का रेशो निकालेंगे, है ना, टाइम कांस्टेंट है, यहाँ पर समय दिया ही नहीं गया है, तो स्पीड 10 थी पहले, अब स्पीड 14 हो रही है, तो डिस्टेंस का भी यही रेशो बन जाएगा भाई, 2 से काट दो 5, यही रेशो स्पीड का था, यही रेशो डिस्टेंस का हो गया। क्यों? क्योंकि समय स्थिर होता है तो दोनों का अनुपात समान होता है। अब इनके बीच में कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर अधिक चल सकता है, तो देखो ये कितना चल रहा है अधिक, ये चल रहा है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर 20 किलोमीटर, तो फिर 5 यूनिट बराबर 50 किलोमीटर होना चाहिए और 7 यूनिट बराबर 70 किलोमीटर होना चाहिए। तो उनके द्वारा यात्रा में वास्तविक दूरी, तो वास्तविक मतलब ओरिजिनल होती है, दैट इज व्हाट 50। ये आंसर है। यदि वो पूछते कि नई दूरी क्या है, तो नई दूरी हो जाती 70, आंसर आ जाता सी। ठीक है ना, तो इस तरीके से रेशो से आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये रेशो बने कैसे और इनको हम लोग पुट कैसे करते हैं, वो कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, कि जब दूरी को फिक्स कर दें, जब दूरी को हम लोग फिक्स करते हैं 1 मान लें, तो कोई एक चीज़ इसके नीचे चली जाएगी, चाहे टाइम को ले जाओ चाहे स्पीड को ले जाओ, तो स्पीड इक्वल टू 1 टाइम या टाइम इक्वल टू 1 स्पीड हो जाता है। तो इनका क्या होता है रिलेशन, इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। मतलब कि स्पीड का यदि रेशो A/B बन रहा है तो टाइम का रेशो B/A बनेगा। वैसे कायदे से तो ये 1/A अनुपात 1/B बनता है, ये इसको ध्यान रखना प्लीज़, क्योंकि कई बार स्पीड ना 3 आ जाती है इन केस, तो आप उन्हें डायरेक्ट फिर पलट नहीं सकते। तो स्पीड का रेशो यदि ये है तो टाइम का रेशो आपका 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C आएगा। फिर एलसीएम लेके यू कैन फाइंड आउट दी करेक्ट रेशो। लेकिन जब 2 वैल्यू होती हैं तो वो डायरेक्टली उल्टी हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता 2 वैल्यूज में। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने लायक है, और सिर्फ डिस्टेंस के कांस्टेंट होने पर ही ये आपस में इनवर्स रिलेशन में आते हैं, बाकी सब डायरेक्ट रिलेशन में काम होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब डिस्टेंस कैसी होती है, स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है, तब ये इनवर्स रिलेशन काम करता है, और ये इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा हमें कि स्पीड का और टाइम का रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इस पर भी वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में लिखा है कि एक हवाई जहाज की चाल है 240 किलोमीटर प्रति घंटे, एक निश्चित दूरी मतलब दूरी फिक्स है 5 घंटे में तय करती है, तो इतने घंटे में समान दूरी, वही दूरी जो फिक्स दूरी है वो तय करने के लिए यात्रा की चाल बताइए। ठीक है, तो हमें अभी समय दिया गया है, दूरी फिक्स है, समय दिया गया है कि पहला समय 5 और दूसरा समय है 1 सही 2/3। अब इसको हम लोग सही कर लेते हैं, 5 और 3 एकम 3 और 2 5/3, ये समय का रेशो आ गया। तो मैं इसका गुणा इसमें कर देता हूँ, यानी कि सही तरीके से आप इसको कह सकते हो इतना, या अनुपात निकालोगे तो 3 और 1 का निकलेगा, तो ये समय का अनुपात निकल गया। अब आप यदि चाल का अनुपात निकालना चाहें तो वो हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 1/3। तो आपको ये कह रहा है कि आप कुछ भी कर लो,
इस तरह का हिसाब। यदि चाल पहले कितनी भी थी, अब चाल उसकी 3 गुनी होने वाली है। तो चाल पहले तो थी कितनी, 240, अब नई चाल उसकी 3 गुनी होने वाली है, यानी कि 720। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? तो इसमें एक्चुअल वैल्यू का यूज ना करते हुए आप रेशो से डायरेक्ट वैल्यू का पता कर सकते कि वैल्यू किस तरफ मूव कर रही है, कैसे वैल्यू का आंसर आएगा। ठीक है, मैं ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी चीज़ को फिक्स कर देते हैं तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है। तो टाइम और स्पीड के बीच में रिलेशन उल्टा होता है। टाइम का रिलेशन 3:1, तो चाल का रिलेशन 1:3 आ गया। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर। कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का, कि औसत चाल क्या होती है। ठीक है, औसत चाल होती है कुल तय दूरी या कुल तय की गई दूरी, ठीक है, बटे कुल लिया गया समय। ठीक है, ये है इसका एटर्नल फॉर्मूला, मतलब शाश्वत फॉर्मूला जिसको कह सकते हैं, मतलब कि बेस। अब इस बेस से शॉर्टकट बनाया गया है। ठीक है, शॉर्टकट क्या बनाया गया है कि यदि दूरियां बराबर नहीं, भाई आने की, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यहाँ से यहाँ तक की चाल, जो D1 की दूरी है वो S1 में तय की, तो A से B तक हो गया। अब B से C तक छोटी जगह है, मतलब कि दूरी कम है, चाल भी अपने हिसाब से हो जाएगी। तो जब दूरियां बराबर नहीं है और फिर हम यहाँ से यहाँ तक की औसत चाल निकालें, तो कुछ इस तरह आता है कि कुल तय की गई दूरी, यानी कि तीनों दूरियों को जोड़ दो। यदि दूरियां 3 हैं तो C से D तक, तो कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। अब समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल, क्योंकि चालें दी हैं आपको, दूरी दी है, समय नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। दूरी बटे चाल, और तीसरा समय भी तीसरी दूरी बटे तीसरी चाल। तो ये एवरेज स्पीड का एक एटर्नल फॉर्मूला है कि कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। जब दूरियां बराबर नहीं होती है तो आप ऐसे लिखते हो, लेकिन जब यही दूरियां बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब इक्वल जाना इक्वल आना, तो ये D1 को हम D कहेंगे, D2 को भी D कहेंगे, D3 को भी D कहेंगे। तो बराबर हो जाए तो क्या होता है कि जब दूरी बराबर हो जाती है तो औसत चाल ऐसे ही निकालो आप, D + D, D/S1, मतलब D1 D2 D2 के D रख दो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप उसे सॉल्व करोगे इसको, तो वो फॉर्मूले में कन्वर्ट होके आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो D + D कितना हो गया, 2D हो गया। नीचे S1 S2 का LCM आ गया, S1 से S1 कट गया तो S2 बचा, तो DS2 आ गया, और यहाँ पर आ गया DS1। ये ऊपर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2D × S1 × S2। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ऊपर 2D × S1 × S2 अपॉन, अब देखो ये नीचे D कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा S1 + S2, और D से D कैंसिल आउट, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको कुछ बच्चे इस तरह भी पढ़ते हैं, 2xy/x + y। बात सेम है, x पहली स्पीड है, y दूसरी स्पीड है, या S1 पहली स्पीड है, S2 दूसरी स्पीड। समझ में आ रही है बात? अब इसी चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि मान लीजिए 3 चालें दी हैं, तो आप 3 चालों की स्पीड कुछ इस तरह बना सकते हो, S1 S2 S3 3 का मल्टीप्लाई करके, और S1 × S2 + S2 × S3 + S3 × S1। ये मतलब कि यदि 2 चालें दी हैं तो एक को हटा के 1 लिख दो और फिर बाकी रेस्ट लिख दो। यदि 3 चालें दी हैं, 3 1 2 3, तो फिर आप 1 को हटा के बाकी की 2 चालें ले लो, S1 S2 को इधर लिख दो। फिर S1 S2 ले लिया
तो फिर S2 S3 ले लो, फिर S3 मतलब कॉम्बिनेशन बना लो। इसी तरह यदि 4 का आ गया इन केस, वैसे आता तो कम है लेकिन आ गया, तो S1 S2 S3 S4, अब हम एक को हटाएंगे तो 3 बचेंगे, प्लस फिर हम हटा देंगे किसको, हमने 4 हटा दिया, अब हटा देंगे हम 1 को, तो 2 3 और S4। अब हम हटा देंगे 2 को, तो S1 S3 S4। अब हम हटा देंगे 3 को, तो S1 S2 S4। ठीक है, अब 1 2 3 थी तो 3 आ गई, अब 1 2 3 4 आ गई, अब कुछ भी नहीं बचा कॉम्बिनेशन, सारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट है, यानी कि ये आपका करेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो आप इस तरह से बना सकते हो आगे फॉर्मूले। बाकी ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि 2 चाल या फिर कभी कभी 3 चालों का उसे पूछ लिया जाता है। तो जब भी दूरी बराबर हो तब ये फॉर्मूला लगता है, दूरी बराबर नहीं होती है तो पिछले वाला फॉर्मूला लगता है, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता। कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन भी है औसत गति पे ही, एवरेज चाल पे क्वेश्चन भी है कि एक कार पहले 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो दौरे के पहले, दौरे मतलब वो दौरा नहीं जो आप पढ़ता है, दौरा मतलब होता है कि आना जाना, है ना। तो पहले 320 किलोमीटर की औसत गति क्या है। हिंदी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम कभी रिपीट नहीं करते या बार बार यूज़ नहीं करते, तो हमें वो अजीब से लगते हैं, है ना। टूर कहते हैं दौरे का मतलब टूर। चलो खैर, अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या है कि 160 किलोमीटर जाना और 160 किलोमीटर वापस आना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दूरी बराबर है। तो जब दूरी बराबर है तो हम सिर्फ एक फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो हमें दूरी से कुछ लेना देना नहीं है, हमारी औसत चाल आ जाएगी 2 इंटू 64 इंटू 80 अपॉन 144। अब इसे 8 से काट लो 10 बार, 8 एकम 8, 8 8 जा। अब इसे फिर काट लो आप 2 से 9 बार और ये 1 बार। तो 9 जहाँ पर आ जाता है, वैसे 1/9 होता है 11.11, 9 जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ 111 का रिपीटेशन होता है, कटता नहीं है। तो 111 का रिपीटेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ देखो 111 का रिपीटेशन हो रहा है। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। बड़ा सिंपल सा फंड है, इसमें हमने बेसिक कैलकुलेशन मेथड लगा दिया, बाकी आप डिवाइड देके देख सकते हो, विल गेट योर आंसर। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्मूले का पता हो उससे हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, उस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है उससे एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए एक क्वेश्चन और हमारे पास है औसत गति का। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की गति से A से B तक जाता है और 50% गति बढ़ाकर लौटता है। मतलब कि आपको दूरी फिक्स दी है, A से B तक जाना, B से A तक आना। दूरी नहीं दी तो क्या हुआ, लेकिन वो आना और जाना है तो फिक्स, डी तो दी है ना। तो बस पहली चाल आपकी 40 है और दूसरी चाल हो जाएगी आपकी 50% बढ़कर, यानी कि आधा बढ़कर 60। तो ये पहली चाल, ये दूसरी चाल, तो 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, 48 आ गया आंसर, है ना। अच्छा एक चीज़ और, मैंने आपको कभी बताया था, एक बार एवरेज पढ़ा रहा था मैं आपको, आपने यदि वो वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैनी ए टाइम्स क्या होता है कि जब डिस्टेंस इक्वल होती है और आप एवरेज निकालते हो, जैसे 40 का और 60 का, तो वो निकलता है 50, सिंपल एवरेज। लेकिन एवरेज स्पीड स्लाइटली लेस देन 50 होगा, ये मैंने बताया। तो 50 से लेस देन तो सिर्फ 48 है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार ये आपको आंसर को डायरेक्ट टिक करने में मदद करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।
और हम लोग इसके आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ट्रेन हुआ, वही चालू करेंगे। लेकिन इस ट्रेन के बेसिक्स भी पढ़ने ज़रूरी है, साथ में आज का जो टॉपिक है इसके बेसिक्स भी उसमें अप्लाई होने वाले हैं। तो आप इसका रिवीजन भी अच्छे से कीजिए और आने वाले चैप्टर के लिए भी वेट कीजिए। ओके, थैंक यू अगेन।